गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 6। ठीक है, त्रिभुज। आइए देखते हैं कि चैप्टर 6 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने वाला है। ठीक, तो चैप्टर 6 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है वो बनता है थेल्स प्रमेय। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि थेल्स प्रमेय मतलब सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय दो तरीके से आती है। कभी कभी आती है इस टाइप से कि सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रछेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक, कभी कभी इस प्रकार से भी पूछी जाती है और कहता है कि इसे सिद्ध कीजिए। ठीक है, और कई बार इस तरीके से ना पूछ करके इस तरीके से भी पूछी जाती है कि थेल्स के प्रमेय लिखिए व इसे सिद्ध कीजिए। ठीक है, तब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ करना पड़ेगा। ठीक है, ये कथन आपको याद होगा तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि अगर इस कथन से आ गई तो आप कर सकते हैं आसानी से। अगर इस कथन से ना ही आई तो आप लिख के आएगा सिर्फ इतना, ये नहीं लिख के आएगा, सिर्फ लिख के आएगा कि थेल्स की प्रमेय लिखिए व इसे सिद्ध कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। इस कथन को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रछेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब सबसे पहले इसे हम करते कैसे हैं, चलिए आइए देख लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज के माध्यम से, जैसे कथन के माध्यम से हम सबसे पहले निकालते हैं ज्ञात है। ठीक है, कि हमें क्या ज्ञात है। ठीक है, सबसे पहले इसका टॉपिक होता है कि हमें ज्ञात है। ठीक है, क्या ज्ञात है हम इसी कथन से जानेंगे कि क्या हमें पता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं किसी त्रिभुज की, मतलब सबसे पहले क्या है, एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज खींचेंगे। ठीक है, और चित्र थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। ठीक है, जिससे कि हमें आगे इसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमने इतना बड़ा डायग्राम बनाया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये त्रिभुज बन गया। ठीक है हमारा, तो इस एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं, मतलब ये त्रिभुज में तीन भुजाएं से बनी हैं और तीन भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए, इसे बी मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तीन भुजाएं हैं, इनमें हम किसी भी भुजा के समांतर कोई भी रेखा खींच सकते हैं। जैसे कि हम ये रेखा खींच सकते हैं इस भुजा के समांतर, ए बी के समांतर हम एक रेखा ये खींच सकते हैं और ए सी के समांतर एक रेखा हम ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम बी सी के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं कि बी सी के समांतर हमने एक रेखा खींची, ये। ठीक है, ये भुजा बी सी के समांतर एक रेखा है, इसका भी नाम दे देते हैं, इसका नाम हम क्या देंगे, डी एंड ई। ठीक है दोस्तों, प्रछेद करने के लिए अब देखते हैं आगे क्या है, समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रछेद करने के लिए एक ही रेखा में खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। कहने का मतलब है कि ये इस बीसी के समांतर जो हमने रेखा खींची है डी, तो ये जो दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं ए बी और ए सी को जिन बिंदुओं पे काट रही है वो दो बिंदु क्या हैं, समान अनुपात में विभाजित हैं। जैसे कि ए डी और बी डी समान अनुपात में हैं और ए ई और ई सी दोनों कैसे हैं, समान अनुपात में हैं। यानी इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हमें प्रूफ करना है, सबसे पहले हम लिख लेंगे कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि जो ए डी है और इसका जो अनुपात मतलब बी डी है, ए डी अनुपात बी डी, ये किसके बराबर है, ए ई अनुपात ई सी के। ठीक है दोस्तों, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, फिर अब इसमें हमें क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा और क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, ऊंचाई। तो ऊंचाई कैसे पता चलेगी, जब हम लंब डालेंगे। ठीक है, तो लंब सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे रचना, क्या लिखेंगे, रचना। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें रचना लिखेंगे और हमें इसमें क्या क्या करना है, बी को हम सबसे पहले इसमें मिला देंगे और इसी प्रकार बिल्कुल डीसी को भी मिला देंगे एक में। तो डीसी को हमने मिला दिया ऐसे। ठीक है, फिर तो हमने जैसे कि बी को मिलाया है और सी डी को मिलाया है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भुजा क्या है हमारी, बी, भुजा सी डी व बी को मिलाया। ओके, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एक और वर्क हम करेंगे यहाँ पे, क्या, डी से हम भुजा ए सी पे, किस पे, भुजा ए सी पे हम एक लंब डाल देंगे। क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे। इस प्रकार देखिए
ये हमने एक लंब डाल दिया, लंब का नाम क्या देंगे, डी एम नाम दे देंगे या डी एन दे देंगे, तो हमने यहाँ पे इसका नाम डी एन दे दिया। ओके दोस्तों, और भुजा अब बिंदु ई से बिल्कुल सेम इसी प्रकार एक यहाँ पे डाल देंगे ऐसे लंब, ठीक है, इसका नाम एम दे देंगे। तो ये क्या हो गया, डी एन लंब हमने किस पे डाला, भुजा ए सी पे पूरे पे डाला, ठीक है, और ई एम लंब ये पूरी भुजा जो ए बी है हमने इस पे पूरे पे लंब डाला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ए भी हम लिख देंगे कि जो है डी एन लंब किस पे है, डी एन लंब किस पे है, सॉरी दोस्तों, डी एन लंब किस पे है, भुजा ए सी पे, और वाह, और ई एम लंब किस पे है, ई एम लंब है भुजा ए बी पर, ठीक है। इतना हमने कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब जैसा कि अब इसकी उपपत्ति करेंगे या हम इसे सिद्ध करेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप देखते हैं उपपत्ति कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है कि AD अनुपात BD इज इक्वल टू AE अनुपात EC, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे भुजा AD कहाँ है, तो भुजा AD है त्रिभुज ADE में, ठीक है। तो दोस्तों हम सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, ADE। तो हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। तो AD का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। ये जैसा कि हम लोग सब जानते थे पहले से, ठीक है। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज ADE, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हमने इक्वल लगाया, 1/2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, और आधार हमारा क्या है, AD। तो AD मेरा आधार हो गया, तो ADE, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ADE ये हमारा त्रिभुज है। तो ये यदि आधार है तो आधार से उसके शीर्ष पे डाला गया लंब वही ऊंचाई होती है, उसके शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब ही उसकी ऊंचाई होती है। तो इसकी ऊंचाई दोस्तों क्या हो जाएगी, EM, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, EM, ओके, ठीक है। आइए आप फिर देखते हैं, अब हमें कौन सी भुजा चाहिए, भुजा BD, ठीक है। तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, BDE, ठीक है दोस्तों। हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, BDE। देखिए यहाँ पे मैं बना के दिखा रहा हूँ, त्रिभुज देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो एरिया त्रिभुज BDE लेंगे, तो एरिया त्रिभुज BD एंड E, ठीक है। तो त्रिभुज का एरिया वही फिर से 1/2 और आधार हमें क्या लेना है, BD, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, इसलिए हम क्या आधार लेंगे, यहाँ पे BD ही लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो BD इसका आधार हो गया, और इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, ये त्रिभुज हमने लिया तो इस यहाँ पे लंब डाला गया ये पूरी भुजा पे, तो ये BD पे भी लंब हो जाएगा। EM लंब कहाँ पे दोस्तों, देखिए EM लंब है AB पे, तो AM तो इस पे भी लंब हुआ और इस पे भी लंब हुआ, तो EM इसकी भी ऊंचाई क्या हो जाएगी दोस्तों, EM हो जाएगी, ओके दोस्तों। एरिया त्रिभुज ADA बटे एरिया त्रिभुज BDE, ठीक है दोस्तों। तो हम इसमें से भाग करेंगे, ठीक है। तो 1/2 AD इंटू EM, ठीक है, बटे क्या होगा, 1/2 BD इंटू EM, ठीक है। तो 1/2 यहाँ से कट जाएगा, और EM कट जाएगी, सेम थिंग्स हमारी यहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसे हमने समीकरण 1 मान लिया, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हमें क्या प्रूफ करना है, AE, ठीक है, AE/EC, ठीक है दोस्तों। तो AE कहाँ पर है, ये रहा हमारा AE, ठीक है। तो AE के लिए हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, AED, या हम कह सकते हैं ADE, ठीक है दोस्तों। तो AD त्रिभुज में हमारी कौन सी भुजा आ जाएगी, AE आ जाएगी, ठीक है। तो एरिया त्रिभुज ADE, ठीक है। और इस बार हम आधार क्या मानेंगे, 1/2 आधार क्या है, हम AE मानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो AE मानेंगे, हो जाएगा इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी दोस्तों, DN हो जाएगी, क्योंकि इस लंब ही इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। फिर त्रिभुज, अब हमें कौन सी भुजा चाहिए, EC चाहिए, कौन सी भुजा चाहिए, EC, ठीक है दोस्तों। तो EC हमें कैसे मिलेगी, ये रही AC भुजा, ठीक है। तो इसके लिए हम त्रिभुज लेंगे EDC, एक तरीके से हम DE, EDC, ठीक है। एरिया त्रिभुज EDC निकालेंगे, तो 1/2, ठीक है। आधार हमें क्या लेना है, EC लेना है, ठीक है दोस्तों। तो EC ले लेंगे, इस पे लंब क्या होगा, देखिए दोस्तों,
ये जो है उसका था, मतलब ये पूरी AC भुजा है, AC भुजा पे लंब क्या है, DN है, ठीक है। तो ये DN जो लंब है AE पर भी है, EC पर भी है, तो यही लंब इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो इसकी ऊंचाई दोस्तों क्या हो गई, DN हो गई, ठीक है। अब हम इसका जो है अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात कैसे निकलेगा, एरिया त्रिभुज ADE, एरिया त्रिभुज EDC, ठीक है दोस्तों। तो अब 1/1/2 कैंसिल हो जाएगा और DN कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे AE अनुपात EC आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है, हमने यहाँ पे समीकरण 2 बना लिया, ठीक है दोस्तों। अब जो है, अब हम चलेंगे 9th में, ठीक है। 10th की में है और हमें 9th में जाना पड़ रहा है, ठीक है। 9th में आप लोगों ने एक परिमेय पढ़ी थी, आप लोगों को याद आ जाएगा अभी जब मैं बोलूँगा कि एक ही आधार व समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे होते हैं, समान होते हैं, ठीक है दोस्तों। 9th में हमने ये पढ़ी थी और इसे सिद्ध भी किया था, ठीक है। तो चूंकि अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं, और जानते क्या हैं, बताइए आप लोग क्या जानते हैं, यही जानते हैं, हम जानते हैं कि एक ही आधार तो एक ही आधार व समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक ही आधार कौन सा है। देखिए दोस्तों, ये है त्रिभुज D जो है, D आधार है, किसका आधार है, BD का आधार क्या है दोस्तों, D है, ठीक है। और EDC का भी आधार क्या है दोस्तों, D ही है, ठीक है। तो एक ही आधार है, और ये अब ये दोनों त्रिभुज किन दो भुजाओं के बीच बने हैं, D और BC के बीच बने हैं, EDCE। देखिए इन दोनों भुजाओं के बीच में ही तो ये दो त्रिभुज बने हैं, एक त्रिभुज ये बना है, एक त्रिभुज ये बना, और दोनों के आधार क्या है, एक ही है। तो एक ही आधार व समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, समान होते हैं। तो एरिया त्रिभुज क्या है, BDE। तो एरिया त्रिभुज BDE इज इक्वल टू दूसरा त्रिभुज कौन सा बना है इनके बीच में, EDC। कौन सा त्रिभुज बना है, EDC, त्रिभुज EDC, ठीक है दोस्तों। तो अब हम देखेंगे BDE, एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज EDC, दोनों क्या है, समान है, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे त्रिभुज DEC की जगह पर हम लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज BDE, ठीक है दोस्तों। तो हम लिख लेते हैं मान समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 में, ठीक है दोस्तों। समीकरण 2 में हमने क्या किया, ऊपर का जैसे जो त्रिभुज है हमने ऐसे सेम लिखा रहने दिया, ठीक है, त्रिभुज ADE, लेकिन अपॉन में जो एरिया त्रिभुज EDC है, तो एरिया त्रिभुज EDC किसके इक्वल है, एरिया त्रिभुज BDE के इक्वल है, ठीक है दोस्तों। तो एरिया त्रिभुज किसके इक्वल है, ये BDE के इक्वल है, ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ पे BDE लिख दिया और ये चीज़ हमने ऐसे ही उतार दी, AE/EC, ठीक है दोस्तों। इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा, एरिया त्रिभुज ADE, एरिया त्रिभुज BDE इज इक्वल टू AE/AE, ठीक, समीकरण 3 है। और समीकरण 1 को हम लोग ध्यान से देखेंगे। समीकरण 1 को हमने क्या देखा, एरिया त्रिभुज ADE अपॉन एरिया त्रिभुज BDE किसके बराबर है, AD/BD के। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो LHS यहाँ पे दोनों के क्या है, सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए RHS भी क्या सेम होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण क्या है, 1 व 3 से या तुलना करने पर, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पर LHS बराबर है दोनों के, तो RHS भी दोनों के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे AD/BD इज इक्वल टू AE/EC, ठीक है दोस्तों। ये हमारा यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था AD/BD इज इक्वल टू AE/EC, ठीक है।
और हमारा यहाँ पे क्या आ गया है, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, मतलब प्रूफ हो गया। ठीक है, लास्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। ठीक है, तो आइए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए इसमें आपने क्या किया है, सबसे पहले क्षेत्रफल निकाला है, त्रिभुज एरिया ए डी ई का, फिर त्रिभुज बी डी का एरिया निकाला है। ठीक है, फिर अनुपात निकाल लिया आपने, और फिर आपने 9th की प्रमेय लगा दी, जैसा कि आप लोग जानते थे। ठीक है, अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बचपन में आप लोग एक गेम खेलते थे, ठीक है, कबड्डी, सबने खेला होगा, तो उसमें आप क्या करते थे, कबड्डी कबड्डी करते थे। ऐसे ही इस प्रमेय में आपको कुछ नहीं करना, बस क्षेत्रफल क्षेत्रफल करना है। क्षेत्रफल के सिवा इसमें आपको कुछ भी नहीं यूज करना है, बस आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है, मतलब आप ये प्रमेय कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही ईजी मेथड से मैंने आपको बताया समझाया है। ठीक है, और बिल्कुल सेम ऐसे ही याद रखिएगा, सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखनी है, क्या, क्षेत्रफल। ठीक है, और एक 9th की प्रमेय जो कि हम 9th में ही पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि हम जानते हैं कि एक ही आधार व समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, बस क्षेत्रफल निकाल लेंगे और प्रमेय ईजी हो जाएगी। और एग्जाम में मोस्ट है, इस बार आप लोग तैयारी कीजिएगा, ये आपके एग्जाम में 5 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।